हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2026 में रिलीज हुई सबसे पहली हॉरर मूवी वी बैरी द डेड का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं जैक हिल्डिच। इससे पहले एक और अपोकलिप्टिक थ्रिलर बना चुके हैं दीज फाइनल आवर्स। वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये भी एक ऑस्ट्रेलियन मूवी है और काइंड ऑफ ज़ॉम्बी हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर टाइप है। देखते हैं इसमें क्या कुछ नया ट्राई किया गया है ज़ॉम्बीज के साथ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दें। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की आइलैंड स्टेट टैस्मेनिया के ईस्टर्न कोस्ट पर यूएस मिलिट्री का एक एक्सपेरिमेंटल वेपन गलती से डेटोनेट हो चुका है, जिसकी चपेट में आकर टैस्मेनिया की कैपिटल होबार्ट पूरी तरह तबाह हो चुकी है, बल्कि जलता हुआ मैदान बन के रह गई है। ब्लास्ट की चपेट में जो भी आया वो जल के राख हो गया, लेकिन सिर्फ ब्लास्ट ही घातक नहीं था। ब्लास्ट का जो रेडियस था वहां तो पूरी तबाही मची ही, लेकिन ब्लास्ट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकली उसने पूरे आइलैंड को कवर किया और उस पल्स की चपेट में आने वाला हर एक लिविंग बीइंग एक झटके में मारा गया, ब्रेन डेड होकर। यानी पूरे टैस्मेनिया में सन्नाटा छा चुका है। पूरी आबादी पलक झपकते ही खत्म हो गई। 5 लाख इंसान एक साथ मारे गए और इंसानों के अलावा जितने भी जानवर आइलैंड पर मौजूद थे वो सब भी। यूएस की एक चूक ने लाखों जानें ले ली। क्लासिक यूएस। अब ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री सबसे अपील कर रही है कि देश के नागरिक वॉलंटियर बन के टैस्मेनिया पहुंचे, क्योंकि जो 5 लाख लाशें बिची हैं उन्हें जमा करके डिस्पोज भी तो करना है। इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा और बहुत सारे लोगों का सहयोग भी चाहिए होगा, इसलिए लोग इस मुश्किल घड़ी में अपने देश के साथ खड़े होने के लिए टैस्मेनिया पहुंच रहे हैं। एक अमेरिकन फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन भी प्लेन में बैठकर टैस्मेनिया जा रही है रेस्क्यू वाले काम में हिस्सा लेने, क्योंकि एवा का हस्बैंड मिच भी टैस्मेनिया गया हुआ था एक बिजनेस ट्रिप पर और एवा को उम्मीद है कि वो जिंदा होगा। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, जब आइलैंड की पूरी आबादी खत्म हो चुकी है, यहाँ तक के जानवर भी, तो इसका पति कैसे जिंदा होगा? यही तो मेन बात है। उस वेपन से पैदा हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से जो लोग भी ब्रेन डेड हुए हैं उनमें से कुछ लोग फिर से वापस आ रहे हैं, यानी दोबारा जिंदा हो रहे हैं। यही सबसे खौफनाक पार्ट है, जिसके बारे में अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ इसके बारे में सुना है, अभी तक वापस आए हुए लोगों को देखा नहीं। इन्हें लग रहा है कि जैसे वो सब एक ही झटके में सो गए थे वैसे ही दोबारा जाग रहे होंगे, मतलब सेम ही होंगे पहले जैसे, इंसान ही तो होंगे और क्या। तभी तो एवा विश कर रही है कि इसका पति भी वापस आए हुए लकी लोगों में से एक हो। और एवा के साथ प्लेन में जो लेडी बैठी है वो भी बस यही प्रे करती हुई जा रही है कि उसका पोता भी बस वापस आ गया हो। इन्हें जरा भी आइडिया नहीं है कि असल में इन्हें क्या देखने को मिलने वाला है, वरना ये यही प्रे कर रहे होते कि काश हमारे करीबी लोग वापस ना आए हों। ये तो मिलने के लिए बेचैन हुए पड़े हैं कि बस अब अपने खास लोगों के साथ फिर से मिल जाएंगे और आज के बाद उनसे कभी दूर नहीं होंगे। पर सच्चाई ये है कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। आइलैंड पर पैर रखते ही इनके सारे हाव भाव बदलने वाले हैं। प्लेन से उतरते ही उनके फोन्स जमा करवा के रख लिए गए ताकि वो कोई फोटो या वीडियो ना ले पाए। आइलैंड पे फिलहाल मीडिया भी अलाउड नहीं है। लाशों की एक भी झलक बाहर नहीं जा सकती, बस उन्हें दफना देना है जल्द से जल्द। वो आप लाशें देख के खुद समझ जाओगे। एवा ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और बोली कि मुझे साउथ में जाना है वुडब्रिज नाम के छोटे से टाउन में, क्योंकि वहां पे मेरा पति है। लेकिन सामने से उसे साफ मना कर दिया गया कि साउथ में अभी कोई नहीं जा सकता। होबार्ट शहर अभी भी जल रहा है, जब तक आग बुझ नहीं जाती वहां कोई नहीं जाएगा, इसलिए तुम अपनी यूनिट के साथ रहना, टाइम आने पर साउथ में भी पहुंच जाओगी। इतना कहकर एवा की ड्यूटी लगा दी गई नॉर्थ में वुडब्रिज से बहुत ज्यादा दूर। एवा बोली कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं और भी मदद कर सकती हूँ, पर जवाब यही मिला कि यहाँ पे एक ही मदद की जरूरत है, या तो बॉडीज उठा वरना वापस अपने घर जा। कोई इंजर्ड थोड़ी हुआ यहाँ पे जो कोई और मदद चाहिए होगी। सब मरे हैं, सबको जमीन में दबाना है, यही मदद चाहिए। कैंप से बाहर ले जाने से पहले सभी वॉलंटियर्स को साफ साफ बता दिया गया कि बाहर जो रूमर फैल रहा है वो एकदम सच है। मरे हुए लोगों में से कुछ लोग वापस जिंदा हो रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत धीरे चलते हैं और बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है। कितने वापस आए हैं, कितने और आएंगे, कब आएंगे, क्यों आ रहे हैं, इनका जवाब किसी के पास भी नहीं है और ना ही किसी को जानने की जरूरत है। सबको बस अपना काम करना है। जो भी वॉलंटियर्स हैं वो घरों में जाके डेड बॉडीज को बाहर निकालेंगे और अगर उन्हें कोई भी अंडर
दिखा, मतलब जो मर के वापस आ गया तो वॉलंटियर सीधा एक फ्लेयर चला देंगे जिससे पास मौजूद सोल्जर्स उनके पास आएंगे और उस वापस आए पर्सन को गोलियां मारकर फिर से डेड कर देंगे। फिलहाल यही सॉल्यूशन निकाला गया है, मतलब कि आइलैंड को पूरी तरह साफ किया जाएगा। जो मरा है वो तो जमीन में दबेगा ही, पर जो मर के वापस आ रहा है उसे फिर से मारेंगे लेकिन दबाएंगे ही। कोई राहत कार्य नहीं होने वाला। वॉलंटियर सोच के तो कुछ और आए थे, पर जो कुछ उन्हें बताया गया उसे सुनकर वो सब थोड़े दंग रह गए, बस थोड़े, क्योंकि पूरी तरह दंग वो तब हुए जब बॉडीज निकालने घरों में घुसे। दो की टीम्स में सबको बांट दिया गया था। एक हथौड़ा मिला था दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने के लिए और कुछ फ्लेयर थी, मतलब कि ज्यादा मुर्दे वापस जिंदा नहीं हो रहे, गिनती बहुत कम है। लेकिन जो लोग घरों में मरे पड़े हैं, परिवार के परिवार, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, उन्हें देखकर सबके दिल दहल उठे। लाशों की हालत ही कुछ ऐसी थी और जिस तरह से लोग पड़े हुए मिल रहे थे उससे भी सबके जी बेचैन हो रहे थे। कोई परिवार नाश्ता करने वाला था, कोई नहा रहा था, कोई पौधों को पानी दे रहा था, हर कोई एक नए दिन की शुरुआत कर रहा था, पर न जाने कौन सा एक पल उनके लिए आखिरी बन गया। ये सब दृश्य देखकर वॉलंटियर्स उल्टियां करते हुए वापस भाग रहे थे। बॉडीज उठा के जमा करना तो दूर की बात थी, बॉडीज को देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। इसके दोनों रीजंस मैंने आपको बता दिए। बॉडीज की घिनौनी हालत जो किसी ने भी किसी भी इंसान की आज तक नहीं देखी थी, वो भी निर्दोष इंसानों की जो अपने परिवार के साथ अपनी सुबह की शुरुआत कर रहे थे। उन्हें देखकर सभी को अपनी फैमिलीज की यादें कचोटने लगी। पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो जाए। हर किसी के अंदर एक बेचैनी सी बढ़ने लगी, इसलिए सब के सब वापस भागने लगे अपनी फैमिली की वजह से। एवा की साथी जो बहुत ज्यादा टफ थी वो भी टूट के वहां से भाग निकली, पर एवा तो आई ही अपने पति के लिए थी, इसलिए उसके जाने का तो सवाल ही नहीं था। एक और आदमी था क्ले नाम का, उसका साथी भी उल्टी करते हुए भाग गया तो एवा ने टीम अप कर लिया क्ले के साथ। घरों में इंसानों के साथ उनके पेट्स भी मरे हुए पड़े थे, जो कि मूवी में साफ साफ दिखाए नहीं गए हैं। बस फिश टैंक में मछलियां दिखाई हैं हमें आइडिया देने के लिए, वरना आपको ध्यान से देखना पड़ेगा अगर बाकी पेट्स को देखना है तो। मरे हुए लोगों को बोझ की तरह घसीट कर बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन जिन घरों से वो बोझ निकाला जा रहा था उन्हीं घरों में उनकी फोटोज भी लगी हुई थी हंसते मुस्कुराते हुए, जो वॉलंटियर्स का बोझ और ज्यादा बढ़ा रही थी अंदर से कि ये सिर्फ मांस नहीं है, इनके अंदर भी हमारी तरह जान थी। शादी की फोटोज देख के एवा को अपनी शादी की याद आ रही थी और मिच को देखने की इच्छा और प्रबल होती जा रही थी। उसके अलावा मन में एक डर भी था बॉडीज को निकालते वक्त के पता नहीं कब कौन कहाँ पे वापस जिंदा हो जाए, या क्या पता घर में कोई जिंदा हुआ मिल जाए। हालांकि इतनी देर से अभी तक ऐसा एक भी केस नहीं मिला, पूरी यूनिट में से किसी को भी नहीं, जिससे साफ हो गया कि मर के वापस आने वालों की गिनती बहुत ज्यादा कम है। पर ये जो डर था किसी वापस आए हुए को देखने का, इसके अराउंड वहाँ पे काफी बातें भी चल रही थी, जिसमें मिरेकल माइक की भी बात उठी। एक चिकन जो सर कटने के बाद भी 18 महीने तक जिंदा रहा था। पूरी वीडियो मैंने इस पे बना रखी है, देख लेना। कहने का मतलब यह है कि लोग कोई साइंटिफिक रीजन ढूंढ रहे थे मुर्दों के वापस जिंदा होने में, क्योंकि अभी तक मरने में भी साइंटिफिक रीजन था तो वापस आने में भी जरूर होगा। और यहीं पे सवाल उठता है कि फिर सरकार इन्हें स्टडी करने के बजाय सीधा गोली क्यों मार रही है। किसी को 2 बार मारना तो बहुत अजीब है। जब इनसे कोई खतरा नहीं है तो क्यों ना इन्हें जांचा जाए और इन्हें बचाया जाए। ये सवाल वॉलंटियर्स उठा रहे थे, पर जवाब मिलने का कोई चांस नहीं था। सरकार बस ये चाह रही है कि जो हो गया सो हो गया, अब बस जल्द से जल्द मिट्टी डालो। इन 5 लाख लोगों के ऊपर बाहर कुछ नहीं आएगा। एवा के साथ प्लेन में बैठकर जो लेडी आई थी वो भी वहां पे फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि उसका पोता वापस नहीं आया था, मतलब जिंदा नहीं हुआ था। पर उसके लिए ज्यादा दुख की बात यह थी कि उसे पूरा यकीन था कि उसका पोता वापस आएगा, लेकिन सोल्जर्स उसे दबाने लेकर जा रहे थे। इस हद तक लोग टूटे हुए थे क्योंकि किसी का कोई बस नहीं चल रहा था। उसका पोता है लेकिन वो उसे प्रॉपरली दफना भी नहीं सकती। बड़ी बड़ी मशीन्स गहरे गड्ढे खोद रही हैं जिनमें ट्रक भर भर के लोगों को डाला जा रहा है। कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं पे दबा दिया जाएगा किसी की गलती को छुपाने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ के विजुअल्स किसी ने देख लिए तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। लोगों की क्या दशा हुई सिर्फ वही देखकर लोग गुस्से से पागल हो जाएंगे। 5 लाख निर्दोष लोग, सबकी कोई ना कोई कहानी, सब कुछ मिटा दिया जाएगा। यही मूवी का टाइटल है। खैर वॉलंटियर्स के लिए अभी तक सब कुछ ठीक ही जा रहा था, क्योंकि एक भी अनडेड नहीं मिला था। इसी भरोसे सब थोड़ा रिलैक्स हो चुके थे। बस तभी पहली फ्लेयर जल गई, यानी एक अनडेड मिला, जिसे सोल्जर्स ने शॉप के अंदर ही जाके गोलियां मार दी ताकि कोई पैनिक ना फैले। और इसके एकदम बाद एवा को भी एक अनडेड मिल गया एक गैरेज में। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हुआ एवा को ही देखे जा रहा था, मगर उसकी आंखों में कोई भूख या गुस्सा नहीं था, बल्कि हैरानगी थी, डर था और सवाल थे, मानो पूछ रहा हो कि मेरा क्या कसूर था। उसकी आंखें मानो एवा की आत्मा से सवाल कर रही थी, इसलिए उससे डरने के बजाय एवा भी अंदर तक पूरी तरह हिल गई। फिर से वही सवाल दिमाग में आया कि इन्हें मारा क्यों जा रहा है। इन्हें जो मौत
मौत मिली। जब ये उस मौत को हरा के वापस आ रहे हैं तो इन्हें दोबारा मौत क्यों दी जा रही है? ये पहला अनडेड है जो हमने देखा, और एवा तो छोड़ो, इसने हमें भी हिला दिया। हम तब से सोच रहे थे कि वापस आए लोगों को देख के ये सरप्राइज हो जाएंगे, मगर हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम भी सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि हम तो कई बार देख चुके हैं ना। पर डायरेक्टर ने हमें भी सेम सीट पे बैठा रखा है, हमें पता नहीं चला। हम भी वॉलंटियर्स के साथ ही सब कुछ डिस्कवर कर रहे हैं। जो भी हम पहले से सोच के बैठे थे वो काम नहीं आ रहा। अनडेड, ज़ॉम्बी या दोबारा जिंदा हुआ, इनमें से कोई भी टर्म इस आदमी के लिए ठीक नहीं लग रही। सिर्फ वापस आया हुआ ही ठीक लग रहा है, इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ शुरू से। वो अपने होठ भी हिलाने की कोशिश कर रहा था, मानो कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा हो, लेकिन कर नहीं पा रहा था। एवा तो उसे देखती रह गई। इतने में क्ले ने फ्लेयर जला दी तो सोल्जर्स आके उसे भी मार गए। पर अब एवा का मन भी कुछ भारी सा हो चुका था। माथा पकड़ के बैठी हुई देख रही थी कैसे इतने लोगों को गाड़ा जा रहा है, जैसे उनका कोई वजूद था ही नहीं कभी। एक ख्याल उसके मन में ये भी था कि अगर मिच की हालत भी उसी अनडेड आदमी जैसी हुई तो मैं उसे गोली कैसे लगने दूंगी। उसने अगर ऐसे ही मेरी आंखों में देखा तो उन सब मरने वालों को शांति मिले, इसके लिए प्रेयर भी करवाई जा रही थी अलग अलग रिलीजन्स की। रात में सभी वॉलंटियर्स एक बिल्डिंग में रुके जहाँ पे सोल्जर्स भी तैनात थे। वॉलंटियर्स वहाँ पे पार्टी कर रहे थे और एवा बिजी थी वहाँ से निकलने का प्लान बनाने में। उसने मैप पे रास्ता मार्क कर लिया था उस रिजॉर्ट तक जाने का जिसमें मिच रुका हुआ था। डिस्टेंस बना 200 मील, जो बहुत ज्यादा है, पर जाना तो है ही। इसलिए एवा अपना बैग पैक करके वहां से निकल गई, लेकिन निकलते ही एक सोल्जर ने उसे धप्पा कर दिया, इसलिए उसे वापस अंदर आना पड़ा। वो जाके पार्टी में शामिल हो गई जहाँ पे क्ले भी बैठा हुआ था। यहाँ पे हमें इंसानों का रिवॉर्ड सिस्टम दिखाया जा रहा है कि आज हमने बहुत मेहनत करी तो उसके बदले अब पार्टी करेंगे। मेहनत कहाँ पे करी, क्यों करी, अभी कहाँ पे हैं, आए किस लिए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत का इंस्टेंट फल चाहिए कुछ ना कुछ। भले ही पूरे आइलैंड के सभी इंसान मर चुके हैं, पूरा दिन उन्हीं इंसानों की लाशें उठाई, पर अब वहीं पे नाचना गाना दारू भी पीना है। अब ये मत पूछना कि पार्टी का सामान कहाँ से आया। लोग मरे हैं पर उनका सामान वहीं पे है। किसी की मैरिज पार्टी चल रही थी यहाँ पे, इसलिए सारा सामान पड़ा है। अगली सुबह एवा और क्ले घर में घुसे तो एक अनडेड गुस्से में पूरी तेजी से एवा के पास आ गया और तभी वो जाग गई। भयानक सपना देख रही थी जो क्या पता सच भी हो जाए। सपना भी वही देखा जो कल पूरे दिन कर रही थी, और करते समय मन में जो डर था वही देखा। पर फिलहाल तो उसे बस अपनी मंजिल दिख रही है। होबार्ट से जो बड़ा सा धुएं का पहाड़ निकल रहा है उसके पार जाना है। क्ले के साथ वो एक जंकयार्ड में पहुंची जहाँ पे उन्हें एक बढ़िया सी बाइक मिल गई। बाइक को देखते ही क्ले उसका दीवाना हो गया। बस तभी एवा ने एक प्लान सोच लिया। उसने क्ले को सब कुछ बता दिया कि मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है और इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। हम दोनों बाइक पे निकल सकते हैं, मेरा भी काम बन जाएगा और तुम्हें ये बाइक चलाने को मिल जाएगी। क्ले को भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो भी राजी हो गया। लेकिन उस जंकयार्ड में बहुत सारी बॉडीज भी पड़ी थी। वहाँ पे बैचलर्स पार्टी चल रही थी। आप देख सकते हो पोल डांसर का पैर अब भी पोल से लिपटा हुआ है, सीधा ऊपर से नीचे गिर गई होगी। पर मेन बात यह है कि जिस बीच वो दोनों प्लान डिस्कस कर रहे थे उसी बीच दूसरी डांसर वापस जिंदा हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था और वो अपने दांत पीस रही थी। एवा उसे करीब से देखने के लिए एकदम उसके पास चली गई। उसे लग रहा था कि ये भी खतरनाक नहीं होगी, लेकिन वो खतरनाक लग रही थी। क्ले एवा को उससे दूर ले गया और दोनों चुपचाप सबकी नजरों से बच के वहां से निकल गए। रास्ते में गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी थी और गाड़ियों के अंदर बॉडीज ही बॉडीज थी। साथ में मैदान पे पड़ी कैटल की बॉडीज भी हमें दिखाई गई। दोनों मजे में आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक से क्ले ब्रेक मार देता है क्योंकि सामने से मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि क्ले ने टाइम रहते देख लिया और वो दोनों बाइक लेकर एक गाड़ी के पीछे छुप गए। मगर उसी टाइम एक अनडेड उनके पास आने लगा आराम से चलते हुए, और वो उन तक पहुंचता उससे पहले सोल्जर्स ने उसे सर में गोली मार के चित कर दिया। फिर कॉन्वॉय आगे बढ़ गया, मगर एवा ने देखा कि वहां पे एक नॉर्मल इंसान की बॉडी भी पड़ी थी, माथे में गोली लगी हुई। यानी इन दोनों को बच के रहना होगा। सोल्जर सिर्फ अनडेड को नहीं मार रहे। अगर इस एरिया में कोई इंसान भी दिख जाता है तो उसे भी गोली लगती है, क्योंकि यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। कॉन्वॉय के जाते ही वो दोनों फिर से आगे बढ़ गए, पर होबार्ट के पास पहुंचते ही राख और धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो चुका था। इसलिए शहर के बाहर रुककर एक एम्बुलेंस में से उन्होंने मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया, और वहां पे उन्हें दिखाई दिया एक नया अजूबा, आधा कटा हुआ अनडेड जो रेंग रेंग के उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसे देखकर दोनों बस जल्दी से निकल गए। होबार्ट पूरा हेल की तरह जल रहा था, तो दोनों ने मास्क लगाकर होबार्ट के बाहरों बाहर से ही पूरा चक्कर लगाकर होबार्ट को पार कर लिया। अब जाना था वुड ब्रिज में, जहाँ पे वो रिजॉर्ट है जो बचा है सिर्फ 19 मील। लेकिन पहले वो दोनों थोड़ा आराम करने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुक गए, क्योंकि बाइक में फ्यूल भी डालना था।
वहाँ पे उन्हें पीने का पानी भी मिल गया और लगे हाथ एवा क्ले के शोल्डर्स की मसाज करने लगी उसका दर्द दूर करने के लिए। इसी बीच एवा ने क्ले के हाथ पे बना हुआ वाइफ और बेटी का टैटू देखा, पर क्ले ने उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर दोनों बस निकलने की तैयारी में थे कि तभी एक अनडेड अंदर आ गया। उसका पैर टूटा हुआ था, फिर भी वो उन दोनों की तरफ बढ़े जा रहा था और अचानक से दांत पीसते हुए बहुत ज्यादा आक्रामक भी हो गया, जिसकी उम्मीद उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं थी। वो तोड़ फोड़ करते हुए पूरे गुस्से में उनके पास पहुंच रहा था और उससे बचने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि टाइम रहते एक सोल्जर ने उसे गोली मार दी, वरना पता नहीं क्या होता। और गोली लगने से आधा सर उड़ने के बावजूद भी वो अनडेड मरा नहीं था। सर में चाकू घुसा के घुमाना पड़ा तब जाके मरा, जबकि ज़ॉम्बिस टिपिकली ब्रेन के डैमेज होते ही मर जाते हैं। सोल्जर ने अपना नाम बताया राइली, साथ में ये भी बताया कि जितनी ज्यादा देर तक ये अनडेड जिंदा रहते हैं उतने ज्यादा ही आक्रामक होते जाते हैं, और जिस तरह से ये दांत पीस रहे हैं लगता है कि बाइटिंग स्टेज भी जल्दी आने वाली है। इसका मतलब यह है कि गैरेज में जो अनडेड मिला था वो भी दांत ही पीस रहा था, मतलब कि उसकी शुरुआत थी। इन सब के सिर्फ मोटर फंक्शन चल रहे हैं, यानी सिर्फ मूवमेंट, हाथ पैर दांत वगैरह। राइली ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो एवा ने उसे पूरी बात बता दी, कैसे पहुंचे और क्या करने पहुंचे हैं सब कुछ। पर राइली को शायद यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए एवा को उसने बाथरूम में लॉक कर दिया और क्ले को अकेले में ले गया उससे पूछताछ करने। बोला कि दोनों की स्टेटमेंट्स लूंगा अलग अलग करके, और वेट करते करते एवा तो सो गई। काफी देर बाद वो वापस आया और आके बोला कि तुम्हारा साथी तो भाग गया। मुझे उम्मीद है कि तुम नहीं भागोगी, मैं तुम्हें खुद वुड ब्रिज तक छोड़ के आऊंगा, पर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। एवा को तो बस रिसोर्ट तक पहुंचना था। क्ले छोड़ के चला गया तो वो राइली के साथ चल दी उसकी कार में बैठ के, और राइली के हाथ में उसने वेडिंग रिंग भी देख ली थी, जिससे भरोसा थोड़ा बढ़ चुका था। ऐसे सफर करते करते रात हो गई और रात में राइली एवा को लेके पहुंच गया अपने घर, क्योंकि उसे कुछ सामान उठाना था। पर सामान उठाने से पहले उसने खाना भी बना दिया और दोनों टेबल पे बैठ गए, लेकिन एवा कुछ खा नहीं रही थी। राइली उससे बातें करने लगा, जिससे हमें पता चला कि यूएस वाले ये पल्स वेपन कई साल पहले से बनाने की कोशिश कर रहे थे। एवा सामने रखी कार की चाबी को देख रही थी और राइली को लगा कि वो चाबी के पीछे रखी फोटो को देख रही है, जिसमें राइली अपनी वाइफ केटी के साथ है। तो राइली उसे बताने लगा कि केटी प्रेग्नेंट थी, हमारा पहला बच्चा था और सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे थे उसके पैदा होने में। मैं ऑस्ट्रेलिया में था और केटी यहाँ पे आई हुई थी अपने माँ बाप के घर। जैसे ही मुझे पता चला कि ये सब हो चुका है, मैं फटाफट आइलैंड पे पहुंचा और सीधा केटी के पेरेंट्स के घर गया। वहाँ पे मुझे उन सब की लाशें मिली, सबके सब ब्रेकफास्ट करते हुए मर गए थे। उन सबको बैकयार्ड में ही दफना कर मैं वापस आ गया था, पर मुझे एक दुख है कि मैं केटी को आखिरी बार गुड बाय नहीं बोल पाया। ऐसी ही कुछ हालत एवा की है और सेम दुख इसे भी झेलना पड़ेगा जब ये अपने हस्बैंड को जाके देखेगी। पर देखेगी तो तब जब राइली हिलेगा। एवा पूछती है कि हम कब निकलेंगे, तो राइली कहता है कि जल्दी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राइली ने एवा से रिक्वेस्ट की कि तुम केटी के कपड़े पहनकर मेरे साथ एक बार डांस कर लो, मैं केटी को गुड बाय कहना चाहता हूँ। एवा को जल्द से जल्द घर से निकलना था, इसलिए रिक्वेस्ट उसने मान ली। केटी के कपड़े पहने, लॉकेट पहना, उसका परफ्यूम भी लगाया, लेकिन अपनी वेडिंग रिंग उतार कर उसकी वाली नहीं पहनी, और सेफ्टी के लिए तकिए के नीचे कैंची भी रख दी, अगर राइली ने कुछ ज्यादा ट्राई किया तो उसके लिए। राइली आया और एवा को केटी समझ के एकदम चिपक के उसके साथ डांस करने लगा। पहले पहले तो एवा को अजीब लगा, पर जैसे जैसे राइली अपने दिल की बात बोलता जा रहा था, एवा भी उसके अंदर मिच को देखने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस तभी राइली की नजर पड़ गई एवा के हाथ पर, और उसके हाथ में केटी की अंगूठी ना देखकर वो निराश हो गया। वो बोला कि दोबारा स्टार्ट करते हैं, तुम जल्दी से अंगूठी पहन लो। पर एवा ने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी वाली वेडिंग रिंग नहीं उतारने वाली। राइली बोला या तो रिंग पहनो या फिर डील कैंसिल। माहौल शुरुआत से ही बहुत अजीब चल रहा था, पर इस टाइम पे तो एकदम से टेंस हो चुका था। जैसे ही राइली ने एवा की तरफ कदम बढ़ाया, उस पर अटैक करके एवा सामने वाले रूम में जाकर लॉक हो गई, और उस रूम में बेड पर एवा को मिली प्रेग्नेंट केटी की लाश, जिसके आसपास फूल बिछा रखे थे और कैंडल्स जलाकर मानो एक श्राइन बना रखी थी। इससे साफ हो गया कि राइली का दिमागी संतुलन हिल चुका है। उसने बोला था कि मैंने केटी को उसके पेरेंट्स के घर पे दफना दिया था, जबकि केटी को वो अपने साथ लेकर आया था। इस वाले रूम में केटी की लाश पड़ी है और सामने वाले रूम में किसी और लड़की के साथ चिपक रहा है उसे केटी बनाकर। ये सच में बीमार है। वो एवा से बोला तुम जानना चाहते हो सिर्फ कुछ ही लोग वापस क्यों
जो आते हैं क्योंकि उनका कोई ना कोई काम यहाँ पे अधूरा रह गया होता है, जैसे केटी का अभी बच्चे को जन्म भी तो देना है। बल्कि रायली केटी की लाश को इसलिए लेकर आया है क्योंकि उसके अंदर जो बच्चा है वो अभी जिंदा है, इसलिए रायली को पूरा यकीन है कि केटी भी वापस आएगी। इसका मतलब कि एवा के साथ जो ये डांस कर रहा था उसके पीछे इसका इरादा गलत ही था, अंजाम कुछ और ही होता अगर एवा एक्शन ना लेती। इसका मतलब कि शायद क्ले भी भागा ना हो, इसने उसे मार दिया हो और क्या पता अब एवा को भी मार दे। उससे पहले एवा विंडो से नीचे कूदकर सामने शेड में जाकर छुप गई जहां पे रायली ने कई सारे अंडर्स को कैद करके रखा हुआ था और वो प्रॉपर्ली उनके बिहेवियर को स्टडी कर रहा था, कौन कब वापस आया और क्या क्या उसमें बदलाव आए। इसकी ऑब्जर्व की हुई सारी स्टेजेस आप खुद भी अरेंज करके देख सकते हो। मरने के बाद जो वापस आएगा सबसे पहले उसकी फेंट ब्रीदिंग, फिर इनऑडिबल स्पीच जो कि टीथ ग्राइंडिंग की पहली स्टेज हो सकती है, पर इन दोनों के बीच में आता है एजिटेटेड वाला फेज जिसे हमने पोल डांसर में देखा था। एजिटेटेड के बाद टीथ ग्राइंडिंग शुरू होती है और उसके बाद ये अनडेड हो जाते हैं वायलेंट। आगे और भी स्टेजेस हो सकती हैं जो टाइम के साथ ही रिवील होंगी, जैसे कि रनिंग, मोटर फंक्शंस और बेहतर होना। खैर ये सब रिसर्चिंग वो इसलिए कर रहा है ताकि जब केटी वापस आए तो उसे पहले से सब कुछ पता हो कि केटी को कैसे हैंडल करना है। एवा समझ चुकी थी कि वो फंस चुकी है, बचने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए दिमाग चलाते हुए उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली और फिर रायली के सामने आकर केटी बन के बात करने लगी। उसे लगा कि रायली फंस जाएगा, लेकिन रायली ने उसे माफ नहीं किया था, पर वो कुछ करता उससे पहले एवा ने उसकी गर्दन में शेड से उठाया टूल घुसा के उसे जान से मार डाला। फिर उसकी कार लेकर वहां से निकल ही रही थी कि तभी सामने उसे खड़ी हुई दिखाई दी केटी। बस कुछ ही सेकंड्स का फर्क रह गया। रायली अपनी वाइफ को दोबारा जिंदा नहीं देख पाया, सिर्फ अपनी ही गलती की वजह से। गुड बाय बोलने वाला चक्कर ना चलाता तो हाय बोल पाता। एवा चुपचाप वहां से निकल गई। रात भर सफर करके दोनों तरह का वो बहुत आगे पहुंच चुकी थी, पर एक जगह पे रोड बंद पड़ा था तो वहां से उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। वहीं पे किसी का लगेज भी पड़ा था तो उसमें से कपड़े चेंज करके और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वो पैदल ही आगे निकल गई और ऐसे चलते चलते वुड ब्रिज पहुंच गई। तभी एकदम से उसके पीछे पड़ गया भागने वाला अनडेड। किसी तरह बस में घुसकर एवा उससे बचने के चक्कर में थी, पर वो भी पीछे पीछे बस में घुस आया। तब एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर एवा ने उसका सर फोड़ दिया, लेकिन हमने देखा है कि ये अनडेड इतनी आसानी से नहीं मरते। 2-3 बार और मारा तब जाके मरा। इसके बाद फिर से चलने लगी और ऐसे चलते चलते शाम हो गई। रिजॉर्ट अभी 6 मील दूर था, इसलिए कैंपर वैन देखकर वो रुक गई। उस वैन के अंदर 4 मेंबर्स की पूरी फैमिली पड़ी थी। एवा ने चारों को बाहर निकाला, फिर खुद अंदर जाके सो गई। पर रात में अचानक से उसकी आंख खुली, बाहर से आ रही कुछ आवाज सुन के। बाहर गई तो देखा कि उन चारों फैमिली मेंबर्स में से फादर वापस आ चुका था और वो गड्ढा खोद रहा था अपनी फैमिली को दफनाने के लिए। उसने एवा को देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं किया, बस अपने काम में लगा रहा। तो एवा भी उसकी मदद करने में लग गई। दोनों ने मिलकर तीनों बॉडीज को गड्ढे में डाला। इसके बाद फादर खुद भी गड्ढे के अंदर बैठ गया ताकि एवा उसे मारकर उसकी फैमिली के साथ ही दफना दे। तो एवा ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। फिर सुबह तक वो रिजॉर्ट में पहुंच गई जहां पे मिच उसे मिल गया मरा हुआ। अब तक जो भी फ्लैशबैक्स हमें दिखाए गए हैं उनसे हमें ये पता चला है कि शादी के बाद इनका बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए एवा ने किसी और के साथ हुकअप कर लिया था और उसके बारे में एवा ने मिच को बताया था इस बिजनेस ट्रिप पर निकलने से एकदम पहले। मिच ने एवा से उस बारे में कोई बात नहीं की थी, वो सीधा ट्रिप के लिए निकल गया था ये बोल करके वापस आकर बात करूंगा। समझ रहे हो, वापस आकर। एवा को लग रहा है कि मिच भी वापस आएगा क्योंकि उसका भी तो काम अधूरा रह गया है, उसे बात करनी है, लेकिन वो बात अब कभी नहीं हो पाएगी। रायली का लॉजिक ठीक नहीं है। मिच मर चुका है, पर एवा का इतनी दूर आना वर्थ इट रहा क्योंकि उसने देख लिया कि मरने से पहले मिच अपनी वेडिंग रिंग उतार के अपनी कोवर्कर के साथ सोया हुआ था। बदले में उसने भी एवा को चीट कर दिया था, जिसके बाद वो मर गया। एवा को क्लोजर मिल गया, उसका पूरा सफर सफल हो गया, ऊपर से वहां पे उसे क्ले भी मिल गया। वो सच में भाग निकला था रायली से बच के। दोनों बैठ के अपने गम बांटने लगे तो क्ले ने भी बता दिया कि मेरी वाइफ और बेटी मुझसे कोई नाता नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं यहाँ पे आया था उनकी नजरों में हीरो बनने के लिए। पर आने से पहले मैंने उन्हें फोन करके बताया, तब भी उन्होंने कोई भाव नहीं दिया। अब इन दोनों का ही कोई नहीं है, इसलिए सब कुछ भुलाकर दोनों उस रिजॉर्ट में मजे करने लगे। इस बीच एक भागता हुआ अनडेड उनकी तरफ आया तो एवा ने उसे अच्छे से चित कर दिया।
फिर अगली सुबह अपने रूम में पिक्चर देखी बोट ग्रेव वाली तो वही फ्यूनरल मैच को दे दिया, यानी बोट पे उसकी बॉडी रखी और आग लगा के समंदर में छोड़ दी। इसके बाद दोनों वापस निकल गए बेस की तरफ, पर रास्ते में उनके सामने आ गई केटी, जिसने बच्चे को जन्म दे दिया था। केटी ने उन दोनों पे कोई अटैक नहीं किया, बस भारी सांसें भर के वापस मुड़ के चली गई, मानो कुछ कहना चाह रही हो। वही पास में से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी तो दोनों जल्दी से बच्चे के पास पहुंचे और देखा कि वो तो जिंदा हेल्दी इंसानी बच्चा था, उसमें अनडेड वाले कोई गुण नहीं थे। ऐसा ही कुछ हमने अभी 28 ईयर्स लेटर में भी देखा था। तो केटी यही बोलना चाह रही थी कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। एवा को कब से बच्चा चाहिए था, उसे बच्चा मिल गया, और क्ले को वाइफ और बच्चा चाहिए था, उसे भी शायद दोनों मिल गए। बस इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि आइलैंड के सभी जीवों का सफाया हो जाने के बाद भी आइलैंड पे से ही एक जान जिंदा बाहर निकल गई। तो ये मूवी बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा हमने सोचा था या फिर जैसा इसे प्रेजेंट किया गया था रिलीज से पहले। इसमें सिर्फ 2 फास्ट ज़ॉम्बीज दिखाए गए और उनसे बड़ा थ्रेट राइली था मूवी में। क्लियरली ये मूवी ज़ॉम्बीज के बारे में है ही नहीं, ये इंसानों के बारे में है, ह्यूमन इमोशंस के बारे में, गिल्ट, लॉस, ग्रीफ, एंगर, ये सब। मूवी देखने के बाद मूवी के टाइटल का पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये मूवी आपको वैसे डरा नहीं सकती जैसे आपने सोचा होगा, पर अंदर से बेचैन जरूर कर सकती है। डायरेक्शन इसकी बहुत बढ़िया है। जो भी इंस्टेंट डेथ वाले सीन थे स्टार्टिंग में, फिर जो हलचल फील करवाई गई हमें, उसके बाद जो तबाही के सीन थे, फिर जो लाशों वाले सीन थे और आखिर में अनडेड वाले सीन्स, डायरेक्शन वाइज सब कुछ खतरनाक था। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अभी 6 महीने पहले 28 ईयर्स लेटर आई थी, उसमें भी ऐसा बहुत कुछ दिखाया गया था जैसे ज़ॉम्बी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया, ये तो वहीं से चिप के दिखा दिया, पर ऐसा नहीं है। ये मूवी 2024 में ही बन के तैयार थी, बस रिलीज अब हुई है। इसने कुछ नहीं चेपा, सब कुछ पहले से ही सोचा हुआ था। ये जो कोविड के टाइम पे जो सबके अंदर बेचैनी भर गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए ये मूवी लिखी गई थी। जरा जोड़ के देखो तो समझ जाओगे। एक बार फिर वही बात कहूंगा कि ज़ॉम्बी जॉनरा में जितना एक्सपेरिमेंट किया जाता है उतना कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। अभी तो बोन टेम्पल भी आई हुई है और उसमें भी बहुत कुछ छेड़ दिया गया है। उस पे वीडियो तब आएगी जब वो डिजिटली रिलीज होगी, जैसे इस पे आई, और बाकियों के साथ भी यही होगा। थिएटर में लगते ही बार बार कमेंट करने से कुछ नहीं होगा कि भाई मूवी तो कब की आ गई, तो भूल गया क्या। हाँ, भुलक्कड़ जो हूं मैं। चैनल पे एक स्ट्राइक लगी हुई है, बस ये याद है मुझे, और थिएटर प्रिंट में करता हूं तो एक्सट्रीम कंडीशंस में, वरना नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, और मूवी पसंद आई तो कमेंट में बताओ, और अगर पसंद नहीं आई तो भी कमेंट में बताओ क्यों नहीं। ऐसी और डेप्थ वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, और मूवी न्यूज जानने के लिए इंस्टा पे फॉलो। बाकी मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।